मैं अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड के यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनामिक फर्स्ट में लेक्चर फिफ्थ में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा है, थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊर्जा से संबंधित हम या ऊष्मा से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, इसे हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें जो ऊर्जा संरक्षण है, इसका जन्म शाश्वत गति मशीन के निर्माण की असफलता से हुआ, यानी कि एक ऐसी मशीन या ऐसी शाश्वत गति मशीन जो उपयुक्त ऊर्जा से अधिक यांत्रिक कार्य कर सके अथवा जो बिना ऊर्जा व्यय किए ऊर्जा उत्पन्न कर सके। इस तरह की मशीन का निर्माण संभव नहीं था। तो इससे जो प्रथम नियम प्राप्त हुआ, उसके अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यद्यपि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस नियम को अन्य प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा निश्चित है, अर्थात निकाय द्वारा ऊर्जा का अर्जन अथवा ह्रास निकाय के परिपार्श्विक द्वारा ऊर्जा के अर्जन अथवा ह्रास के ठीक तुल्य होता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब भी ऊर्जा की कोई निश्चित मात्रा उत्पन्न होती है, किसी अन्य रूप में ऊर्जा की समतुल्य मात्रा की क्षति हो जाती है। इसके पश्चात 1842 में मेयर ने इसे प्रस्तुत किया और 1847 में हेल्महोल्ट्ज ने इसका एक परिष्कृत या परिमार्जित रूप में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम दिया। उसके अनुसार एक विलकित निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग सदैव स्थिर होता है, या एक विलगित निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जा एवं सहति अपरिवर्तित रहती है। यहाँ पर हम अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय निरूपण करेंगे, जिसमें कि यानी कि मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। माना किसी निकाय की अवस्था ए में आंतरिक ऊर्जा ई ए और अवस्था बी में आंतरिक ऊर्जा ई बी है। यह निकाय ऊष्मा की कुछ मात्रा Q का अवशोषण कर तथा W कार्य करके अवस्था A से B में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ऊर्जा में जो कुल वृद्धि होगी वो होगी डेल्टा E इक्वल्स टू EB माइनस EA। यदि इस अवस्था परिवर्तन में किया गया कार्य W है, तो प्रथम नियमानुसार तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा बराबर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस किया गया कार्य के बराबर होगी, जिसे कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस W या डेल्टा E इक्वल्स टू Q माइनस W। यह ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। इसमें यह देखा गया कि यदि निकाय ऊष्मा का अवशोषण करता है तो Q का मान धनात्मक होगा, या निकाय द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन किया जाता है तो Q का मान ऋणात्मक होता है। इसके अतिरिक्त यदि निकाय द्वारा परिपार्श्विक पर कार्य किया जाता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, और यदि परिपार्श्विक द्वारा निकाय पर कार्य किया जाता है तो किया गया कार्य जो है धनात्मक होगा। तो चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि EA और EB का मान जो है वो निश्चित होता है,
तो डेल्टा ई जो है उसका मान भी निश्चित होगा, अर्थात यह इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि निकाय की स्थिति को किस प्रकार से परिवर्तित किया गया है। इसको समझने के लिए माना कि निकाय की एक अवस्था ए है और अवस्था ए से बी में अगर परिवर्तन होता है तो ये परिवर्तन कई पथों से हो सकता है। जैसा कि हम मान लीजिए परिवर्तन हम इस पथ फर्स्ट से करें, जिसको कि हम फर्स्ट नाम दे सकते हैं पाथ, जिसमें कि डेल्टा ई इक्वल्स टू Q1 माइनस W1 के है। अगर ये परिवर्तन हम पाथ बी से करें तो यहाँ पर ये पथ जो है सेकंड कहलाए पथ होगा और इस पथ के अनुसार डेल्टा ई इक्वल्स टू Q2 माइनस WT के बराबर होगा। और यदि इस पथ को हम तीसरा पथ द्वारा बताएं तो डेल्टा ई इक्वल्स टू Q3 माइनस W3 होगा। और यदि सिस्टम ए से बी में परिवर्तित, इन तीनों में से किसी भी पथ से परिवर्तित होकर यदि वापस जो है बी से ए में परिवर्तित हो जाता है तो इस पथ को अगर हम फोर्थ पथ कहें और इसके लिए डेल्टा ई डैश माने, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेल्टा ई का मान पहले तीन पथों में अगर डेल्टा ई बराबर है तो चाहे पथ हमने कोई सा भी लिया, चाहे हमने प्रथम पथ लिया या सेकंड लिया या थर्ड लिया, सभी में ऊर्जा परिवर्तन जो है वो डेल्टा ई समान है। और चाहे किसी भी पथ से होकर ए से बी में जाए और फिर जब बी से ए में आता है तो वो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। और इस प्रक्रम में यदि हम कहें कि डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा ई इज डेल्टा ई यदि ग्रेटर देन डेल्टा ई डैश माने यदि, तो इस स्थिति में जो है तीनों पथों से ऊर्जा हमें प्राप्त होती रहेगी और बी से ए में जाने पर हमें चूँकि ऊर्जा में परिवर्तन कम हो रहा है तो प्रत्येक पथ द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी और इस तरीके से एक शाश्वत मशीन का निर्माण संभव हो सकेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि एक शाश्वत पथ मशीन का निर्माण हो सके, इसलिए यहाँ पर डेल्टा ई बराबर डेल्टा ई डैश होगा। यहाँ पर ये जो परिवर्तन है इसका मान बराबर होगा, अतः आंतरिक ऊर्जा जो है डेल्टा ई ये एक अवस्था फलन है। इसका परिमाण केवल निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करता है और उस मार्ग पर निर्भर नहीं करता जिसके द्वारा परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं Q और W जो है प्रत्येक पथ में अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा ई इक्वल्स टू Q1 माइनस W1 बराबर Q2 माइनस W2 बराबर Q3 माइनस W3 होगा। यानी कि इनमें पथ अलग अलग हो सकते हैं, Q और W के मान प्रत्येक पथ में अलग अलग हो सकते हैं, परंतु इनके मानों में यह परिवर्तन इस प्रकार होगा कि Q माइनस W अथवा डेल्टा ई का मान सदैव स्थिर रहे। अर्थात इस प्रकार एक चक्रीय प्रक्रम में ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता
अर्थात डेल्टा ई शून्य के बराबर होता है। अब हमने यहाँ पर जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हमने देखा कि डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू है। अगर यहाँ पर किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य अगर ऋणात्मक है, तो ये जो इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी कि अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाए तो हम ये इक्वेशन हो जाएगी क्यू प्लस डब्ल्यू अगर के बराबर होगा। और अगर निकाय परिपार्श्विक द्वारा कार्य किया गया है तो उस स्थिति में ये इक्वेशन डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू माइनस प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर ही होगी। यानी जब निकाय द्वारा कार्य किया गया है तो डब्ल्यू का मान ऋणात्मक है, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। और जब परिपार्श्विक द्वारा कार्य किया गया है तो डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा, क्योंकि परिपार्श्विक द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। अगर ऊष्मा में अगर परिवर्तन निकाय में अनंत सूक्ष्म हो तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो डी ई बराबर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू के बराबर होगा। डी ई जो है ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म वृद्धि है, डी क्यू और डी डब्ल्यू जो है अनंत सूक्ष्म मात्रा में अवशोषित ऊष्मा डी क्यू है, और निकाय द्वारा किया गया कार्य जो है डी डब्ल्यू है। और यहाँ पर हम ये अच्छे से जानते हैं कि डी ई जो है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, परंतु डी क्यू और डी डब्ल्यू जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी ई बराबर डेल्टा क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ये जो है फर्स्ट लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है। यहाँ पर जो है यहाँ पर भी डी एग्जैक्ट डिफरेंशियल और डी क्यू और डी डब्ल्यू इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं। तो इस प्रकार अगर हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए अवस्था ए से बी में परिवर्तन, ए से बी में परिवर्तन, ये अवस्था ए है, इस पथ से होता है। एक दूसरे में अवस्था परिवर्तन इस तरीके से होता है, यानी अवस्था परिवर्तन ये ए है और दूसरा बी है, इस पथ से होता है। यदि अवस्था परिवर्तन जो है इस प्रकार से हो, यहाँ पर और एक अवस्था परिवर्तन इस पथ से हो, ए है और ये बी है, तो इन तीनों में हम देख रहे हैं कि इन चारों में ये अवस्था परिवर्तन अलग अलग तरीके से का पथ जो है वो अलग अलग हो रहा है, अलग अलग तरीके अलग अलग पथ पर हो रहा है। तो यहाँ पर निकाय में किए गए कार्य का निर्धारण P, अगर इस एक्सिस पे को हम P माने और इसको V, P V P V, तो यहाँ पर P जो है बाह्य दाब है और इसके अनुसार कार्य का परिणाम पीवी कर्व द्वारा नीचे जो कर्व है उसमें
जो नीचे जो इसका एरिया है उससे हम निर्धारित कर सकते हैं। जैसे ये जो एरिया होगा ये जो है, इससे हम v का मान निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इस वाले पथ में v का मान, डेल्टा v का dv का मान जो है हम इस पथ के द्वारा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये v1 हुआ, ये v2 होगा। इसी तरीके से इनमें भी तो जो v2 माइनस v1 बराबर dv के बराबर हो जाएगा। तो इसके द्वारा हम ये जो छायादार भाग है विभिन्न पथों के लिए वो अलग अलग है, और यहाँ पर अवस्था ए से बी में जाने पर किया गया कार्य भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पर कार्य जो है वो एक निश्चित गुण नहीं है। तो प्रथम नियम से हमें पता है कि प्रथम नियम के अनुसार Q माइनस W है। तो जब ये जो है एक निश्चित गुण नहीं है तो Q भी निश्चित गुण नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा जो है वो एक पथ प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, जबकि Q और W उस पथ पर निर्भर करता है जिसके के द्वारा परिवर्तन किया जा रहा है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तंत्र में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। यह ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा इत्यादि विभिन्न रूपों में होती है। ये दो तरह की है, बाह्य ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा। बाह्य ऊर्जा ये संपूर्ण तंत्र की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। आंतरिक ऊर्जा जो कि प्रत्येक पदार्थ में निश्चित मात्रा में ऊर्जा होती है, जो उसकी भौतिक और रासायनिक संरचना, ताप, दाब तथा आयतन आदि पर निर्भर करती है। इसे उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। यह एक अवस्था फलन है। आंतरिक ऊर्जा के लक्षण। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा शब्द का उपयोग आंतरिक ऊर्जा के रूप में ही किया जाता है। इसे ई या यू के रूप में दर्शाते हैं। इसके मुख्य लक्षण है, पहला है ऊर्जा निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, अवस्था परिवर्तन के पथ पर नहीं। ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। यह एक मात्रात्मक गुण है। ऊर्जा का वास्तविक परिमाण ज्ञात नहीं किया जा सकता, परंतु ऊर्जा परिवर्तन को हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। और किसी भी चक्रीय प्रक्रम के लिए डेल्टा E इक्वल्स टू EV माइनस EA का मान 0 होता है। यह एक बीजीय राशि है जिसका कि मान धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकता है। ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन वाले प्रक्रम क्या है। माना कि एक भारहीन व घर्षण रहित पिस्टन लगे सिलेंडर में कोई गैस भरी हुई है। जैसे ये एक सिलेंडर है जिसमें कि एक भारहीन और घर्षणहीन पिस्टन लगा हुआ है। यहाँ पर अंदर गैस भरी हुई है। इस गैस द्वारा डाला गया दाब अगर P है पिस्टन पर, और पिस्टन द्वारा गैस पर डाला गया दाब P बाह्य है, तो यदि पिस्टन का क्षेत्रफल A है और उस पर लग रहा बाह्य दाब, उसके द्वारा लग रहा दाब बाह्य दाब P है,
तो इस प्रक्रम में निकाय अपने परिपार्श्विक से क्यूपी ऊष्मा को अवशोषित कर गैस के आयतन में V1 से V2 तक वृद्धि प्राप्त करता है। यानी कि अगर ये इस समय पर यहाँ पर ये पहले पिस्टन इस जगह पर था, मान लीजिए इस जगह पर था, तो ये जो वृद्धि V1 से V2 हुई, तो ये वृद्धि अगर प्राप्त, ये जो अंतर है वो dV के बराबर है यहाँ पर, तो V1 से V2 तक वृद्धि प्राप्त करता है। तो आयतन बढ़ने से गैस बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करती है और पिस्टन को बाह्य दाब के विरुद्ध बाहर की ओर विस्थापित करती है। इस प्रकार निकाय गैस के द्वारा किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा खो देगा। यानी कि उसको दी गई जो ऊर्जा है तो वो कार्य करने के बराबर ऊर्जा खो देगा। यदि निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में ऊर्जा E1 तथा E2 है, तो प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा E बराबर QP माइनस W, और कार्य जो है वो W बराबर बल इंटू विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, और बल को हम और बराबर QP माइनस दाब इंटू क्षेत्रफल इंटू विस्थापन, यानी दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल होता है। तो बल की जगह पर दाब इंटू क्षेत्रफल रखेंगे तो इंटू विस्थापन हो गया, और QP बराबर दाब इंटू आयतन में वृद्धि। तो QP बराबर P माइनस P ब्रैकेट में V2 माइनस V1, यानी कि आयतन में वृद्धि V1 से V2 ही है। तो डेल्टा E इक्वल्स टू QP माइनस P डेल्टा V। तो यहाँ पर QP बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, अर्थात स्थिर दाब पर किसी भी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा का उपयोग अवस्था परिवर्तन के लिए किए गए कार्य और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। और यदि आयतन स्थिर है यानी डेल्टा V बराबर 0 है, तो QV बराबर डेल्टा E। तो स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा का उपयोग आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के लिए होता है, और इस विशेष परिस्थिति में जबकि डेल्टा V बराबर 0 है, तो QV जो है वो भी अवस्था फलन होगा। अब टर्म है एंथैल्पी या समाहित ऊर्जा। किसी भी प्रक्रम को स्थिर दाब पर करवाने के लिए हम एक अन्य थर्मोडायनामिक फलन का उपयोग करते हैं, जिसे हम एंथैल्पी या समाहित ऊर्जा कहते हैं। स्थिर दाब प्रक्रम में यदि केवल दाब आयतन कार्य ही किया जाए तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन समीकरण 3 के अनुसार, समीकरण 3 QP माइनस डेल्टा E इक्वल्स टू QP माइनस P ब्रैकेट में V2 माइनस V1 है। तो डेल्टा E इक्वल्स टू QP माइनस P V2 माइनस V1, तो E2 माइनस E1 इक्वल्स टू QP माइनस P V2 प्लस PV1। तो QP बराबर E2 प्लस PV2 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस ब्रैकेट P1 प्लस PV1 ब्रैकेट क्लोज। तो QP बराबर H2 माइनस H1। यहाँ पर E प्लस PV बराबर H के है, तो यहाँ E, P और V अवस्था फलन है, अतः व्यंजक E प्लस PV यानी इक्वल्स टू H, यानी H भी अवस्था फलन होगा। तो H इक्वल टू E प्लस PV। इस प्रकार किसी भी निकाय की एंथैल्पी उसमें निहित कुल ऊर्जा होती है, जो आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन कार्य के योग के बराबर होती है। अतः प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में एंथैल्पी परिवर्तन H2 माइनस H1 बराबर E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस P1। यहाँ पर P का मान स्थिर है, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो यहाँ पर समीकरण 4 से, समीकरण 4 यानी QP इक्वल्स टू H2 माइनस H1 है। तो अधिकांश ऊर्जा परिवर्तन स्थिर दाब पर ही उनका कैलकुलेशन किया जाता है, अर्थात निश्चित दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसकी एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होती है।
H एक अवस्था फलन है अतः QP भी एक अवस्था फलन होगा। यदि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक तथा उत्पाद ठोस या द्रव अवस्थाओं में हो तो यहाँ पर V1 बराबर V2 के होगा, तो अतः डेल्टा H बराबर डेल्टा E के होगा, क्योंकि ठोस या द्रव अवस्थाओं के लिए आयतन में परिवर्तन जो है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए V1 बराबर V2 लिया है। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E के बराबर होगा। यदि क्रियाकारक या वह उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो डेल्टा H नॉट इक्वल टू मतलब डेल्टा H जो है डेल्टा E के बराबर नहीं होगा। तो जैसे समीकरण है कि A और B की जो है रिएक्टेंट है वो अभिकारक है, इसमें A के N1 मोल्स B के N2 मोल्स के साथ में अभिक्रिया करके C के M1 मोल और D के M2 मोल बनाते हैं। तो यहाँ पर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी गैसीय अवस्था में है। तो इस समीकरण के अनुसार उत्पादों का आयतन V2 बराबर M1 प्लस M2 तो इंटू B, यहाँ V एक मोल गैस का स्थिर दाब P और ताप T पर आयतन है। तो डेल्टा E बराबर तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E बराबर डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस PB बड़ा ब्रैकेट फिर M1 प्लस M2 छोटे ब्रैकेट क्लोज माइनस छोटा ब्रैकेट में N1 प्लस N2 छोटा ब्रैकेट क्लोज फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज। यदि यह आदर्श गैस है तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT, तो PV इक्वल टू NRT के बराबर होता है। तो M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2 बराबर डेल्टा N के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है M1 प्लस M2 माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस N1 प्लस N2 बराबर डेल्टा N के होता है, और गैस समीकरण के अनुसार PV इक्वल टू RT होगा। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT। यहाँ पर तो ये जो इक्वेशन है ये यहाँ पर H होगा, यहाँ पर इसमें ये होगा H। तो डेल्टा H का मान धनात्मक, तो हम डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT, अगर डेल्टा N बराबर 1 मोल ले लिया जाए तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस RT के बराबर भी हो जाएगा। यदि डेल्टा N का मान धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है, यानी कि अगर प्रोडक्ट के मोल्स की संख्या रिएक्टेंट के मोल्स की संख्या से ज़्यादा है तो ये धनात्मक होगा, और अगर रिएक्टेंट के मोल्स की संख्या प्रोडक्ट के मोल्स की संख्या से ज़्यादा है तो उस स्थिति में डेल्टा N ऋणात्मक होगा यहाँ पर। अतः एंथैल्पी में परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन से अधिक या कम हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।